हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला मार्च कप का मैच, जो कि होने जा रहा है साउथ ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है कैरन रल्टन ओवल, जो कि एडिलेड में है। साउथ ऑस्ट्रेलिया का घर है। सब कुछ शुरुआत करने से पहले मार्च कप के बारे में और इन मैचेस के बारे में कुछ बातें बता देते हैं। 2-3 मिनट ही लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाने का था, लेकिन आप समझ सकते हैं आईपीएल सीज़न चल रहा है तो काफ़ी बिजी है सब कुछ, और मुझे नहीं लगता कि उस बीच में एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट का कोई इंट्रोडक्टरी वीडियो देखेगा भी, इसीलिए अलग से वीडियो नहीं बनाया। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि हर मैचेस के स्टार्ट में ही जो टीम्स रहेंगे, कम से कम पहले 1-2 मैचेस में मैं समझा दूं आपको कि आप क्या क्या उम्मीद रख सकते हैं उन टीम से। जैसे कि आज के मैच में हम बात करेंगे साउथ ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो यहाँ पे इन दोनों टीमों के बारे में हम बताएंगे। लेकिन उसके पहले मार्च कप क्यों हमारे लिए इतना एक्साइटिंग होता है वो मैं बता दूं। मैं कह रहा हूँ एक्साइटिंग, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हम बहुत ही बड़ा कुछ कर देंगे, जैकपॉट लगा देंगे, ऐसा मैं कभी भी नहीं कहता हूँ, अभी भी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन एक्साइटिंग होता है। क्यों? क्योंकि मार्च का वन ऑफ द टूर्नामेंट्स में से होता है जहाँ पे आप अगर सही से रिसर्च करते हैं ना, तो जो डेटा आपको मिलता है, जो ऑब्जर्वेशंस आपके होते हैं, वो बहुत हद तक काम पे आते हैं। 2021 के शुरुआत में ही हमने मार्च कप का जो लास्ट सीज़न था ख़त्म किया था, काफ़ी अच्छा गया था, इंक्लूडिंग फाइनल। जनरली फाइनल उतना अच्छा जाता नहीं है हमारा, लेकिन वहाँ पे फाइनल भी बहुत अच्छा गया था। और यहाँ से भी हम ऐसी उम्मीद रख सकते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ कि कुछ गिने चुने टूर्नामेंट्स होते हैं जहाँ पर आप ये सब चीज़ों का जो आप एनालिसिस के थ्रू देख रहे हैं उनको काम पे लगा सकते हैं। मार्च कप उनमें से एक है। तो इसीलिए अगर आप थोड़ा बहुत फॉलो करेंगे टीम्स को, अगर आप मैचेस को फॉलो करेंगे, एक आइडिया बैठा लेंगे ना टीम्स के बारे में, और जो जो मैं आपसे प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपके पास, अगर आप उनको यूज़ करेंगे तो ये टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा हो सकता है, अनलेस कि बिल्कुल ही आउट ऑफ नोवेयर कुछ चीज़ें नहीं हो। ठीक है, तो ये ब्रीफ एक आइडिया है। अगर आप पहले भी खेल चुके हैं आपको आइडिया और भी ज़्यादा होगा। मैच की एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले दोनों टीम्स के बारे में थोड़ा आइडिया मैं आपको दे दूं। मेरा पर्सनली मार्च कप का एक्सपीरियंस ये साल का होगा 5वां साल, मतलब 4 साल मैं पहले खेल चुका हूं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे। तो थोड़ा बहुत मैं आपको शेयर कर सकता हूं कि क्या क्या आप उम्मीद रख सकते हैं दोनों टीमों से। साउथ ऑस्ट्रेलिया हमेशा ही एक बैटिंग हेवी टीम रही है। ठीक है, इनके टीम में अभी भी अगर आप देखेंगे ना, तो जब आप बैट्समैनों की तरफ नजर रखेंगे आपको देखिएगा ट्रेविस हेड है, एलेक्स केरी है, जेक विदरॉल्ड है, जेक लेमन है, जो भी डोमेस्टिक में काफ़ी बड़े प्लेयर माने जाते हैं। इसके अलावा पहले के टाइम पे कैलम फर्ग्यूसन खेलते थे जो रिटायर्ड हो चुके हैं, टॉम कूपर जिनको टीम ने रिलीज़ कर दिया है, वो भी काफ़ी ख़राब फॉर्म से चल रहे थे आखिरी कुछ सीजनों में। तो ये सब प्लेयर्स रहा करते थे। तो इनके बैटिंग जो रहा है, हमेशा ही एक बैटिंग हैवी टीम रहती है। जब भी वो बैटिंग हैवी कंडीशन से जाते हैं, 300 350 तक वो इजीली बना देते थे। ठीक है, लेकिन इनकी तरफ से सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जो अभी भी बरकरार है, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है, वो रही है उनकी बॉलिंग। ऐसा नहीं है कि विकेट्स नहीं निकल रहे हैं, लेकिन जब तक विकेट निकल रहा है तब तक बहुत देर हो जा रहा है। ठीक है, और इसीलिए इनको काफ़ी पीछे रहना पड़ता है। दूसरा जो सबसे बड़ा बैकफायर करने वाला चीज़ इनकी तरफ से रहा है, वो है कि इनको होम एडवांटेज बहुत कम मिलता है, क्योंकि एडिलेड जो इनका घर होता है जनरली, वहाँ पे मैचेस होते हैं बहुत कम। ठीक है, लास्ट सीजन में भी एडिलेड में एक ही मैच हुआ था। उसके पहले वाले सीजन में एडिलेड ओवल जो मेन इनका घर होता है, वहाँ पर कोई मैच नहीं हुआ। कैरन रल्टन ओवल जहाँ पर आज का मैच होने, मतलब कल का मैच होने वाला है, वहाँ पे हालांकि कुछ मैचेस हुए थे जिसके बारे में बातें करेंगे भी। तो ऐसा बाकी टीम्स को होम एडवांटेज भी मिलता है, लेकिन इनको नहीं मिलता है। ठीक है, पेसर्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। स्पिन अटैक कभी भी इनका स्ट्रेंथ था नहीं और अभी भी नहीं है। दूसरी तरफ से अगर हम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बात करें, तो ये एक ऐसी टीम है, अगर अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ आती है ना, तो 11 के 11 प्लेयर्स को ही आप चाहेंगे कि आपकी टीम में हो। ठीक है, लेकिन ऑफकोर्स आप ले नहीं सकते, आप 7 प्लेयर्स को लोगे, और जिन 4 प्लेयर्स को आप छोड़ेंगे भी, उनकी तरफ से भी हमेशा आपको डर बना रहेगा ये कहीं मैच का रूप बदल ना दे, जो पूरी एबिलिटी उनके पास है भी। ठीक है, पिछले सीजन में क्या हुआ था, लेकिन पहले के कुछ मैचेस के बाद से बहुत सारे फर्स्ट टीम प्लेयर्स उनकी तरफ से अवेलेबल नहीं थे, और ये चीज़ हमेशा ही वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स, ये दोनों टीमें हैं जिनको हमेशा ही खेलना पड़ता है कि मेन जो फर्स्ट टीम प्लेयर्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल ड्यूटी में रहते हैं, या फिर कहीं फ्रेंचाइज क्रिकेट हो रहा हो वहाँ पे रहते हैं। लकीली इस मैच के लिए वो सारे अवेलेबल हैं, और जब हम प्लेइंग 11 पे दिखेंगे ना, आपको दिखेगा कि उनके बेंच में भी जो प्लेयर हैं वो भी अगर किसी दूसरे टीम का पार्ट बनते तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल उनको मिल जाता था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इतने सारे स्टार स्टडेड प्लेयर्स अवेलेबल हैं, उनको शायद खेलने का भी मौका नहीं मिले।
ठीक है। इसीलिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का मैच हमेशा ही, मतलब जब उनके प्लेयर्स सब अवेलेबल होते हैं, हमेशा ही रिस्की होता है, क्योंकि किसी ना किसी बड़े प्लेयर को आपको छोड़ना पड़ता है जो बैकफायर कर सकता है। पिछले सीजन में उतना नहीं था क्योंकि बहुत सारे बड़े प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, तो चीज़ें बहुत हद तक ईजी हो गई थी, लेकिन इस सीजन में ये है। और इनकी तरफ से अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि बहुत सारे बड़े प्लेयर्स होते हैं तो बैटिंग बॉलिंग एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है, और इसीलिए हमेशा ही ये टॉप 2-3 टीमों में रहते हैं। चैंपियन भी रह चुके हैं सेकंड लास्ट सीजन में, आखिरी सीजन में रनर अप हुए थे वो, तो हमेशा ये कंसिस्टेंसी इनकी तरफ से आपको देखने को मिल जाता है। तो ऑलरेडी आपको आइडिया लग चुका होगा कि कौन से टीम से आप बेटर परफॉर्मेंस की उम्मीद रख सकते हैं। आगे अगर हम नीचे आएंगे तो वेदर बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। आखिरी सीजन में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एक टूटी फूटी टीम को लेकर भी सेकंड प्लेस पे उन्होंने खत्म किया था, ठीक है। बहुत सारे मतलब बॉलरों की बात तो मैं छोड़ ही दे रहा हूँ, कोई भी बॉलर अवेलेबल नहीं था। इवन बैट्समैनों में से भी जो मेजर परफॉर्मर्स हैं वो भी कुछ मैचेस के बाद अवेलेबल नहीं थे, तो उसके बावजूद भी उन्होंने सेकंड प्लेस खत्म किया था। तो आप समझ सकते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग टीम होती है जनरली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की टीम। और साउथ ऑस्ट्रेलिया एज यूजुअल आखिरी 1-2 पायदान के भीतर ही रहे हैं, 6 टीमों की टेबल में 6ठे स्थान पर। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो जैसा आप उम्मीद रख सकते हैं कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ओवरऑल डोमिनेट कर रही है 4-1 से। इस ग्राउंड पे परफॉर्मेंस की बात करें तो ये साउथ ऑस्ट्रेलिया का घर है और यहाँ पर भी वो पीछे ही हैं। 2019 में लास्ट टाइम ये यहाँ पर कोई मैच हुआ था इस फॉर्मेट में, जहाँ पे 3 मैचों में 1 जीत और 2 हार, उनमें से 1 हार वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में था, जो भी हम बातें करेंगे। और 2020 में कोई मैच नहीं हुआ था। ये कुछ परफॉर्मर्स हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि देखिए शॉन मार्श सिर्फ 2 मैच उन्होंने खेला था 5 में से, पॉसिबल जो 5 मैचेस थे उनमें से वो 2 मैच वो खेल पाए थे, अपने कुछ रीज़न की वजह से वो नहीं खेल पाए थे। और बाकी जो अवेलेबल थे उनमें से जॉश इंग्लिश और सैम वाइटमैन जो पिछले सीजन में बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट हुआ करते थे, इनके बारे में हम काफ़ी बातें करेंगे, सुनते रहना बस। और साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड और हैरी नियल्सन, ये दोनों मतलब 2 इनिंग्स में इन्होंने बहुत बड़ा कुछ करा के रखा हुआ था, लेकिन बाकी उतना कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाए थे। लेकिन इसके अलावा और कोई बैट्समैन नहीं थे। और बॉलिंग की बात मैं जितना मैंने आपको पहले बताया उसी तरह का सिचुएशन रहा है। वैसे अगर 5 मैच में 7 विकेट, लेकिन अगर मैं आपको इनका इकोनॉमी या एवरेज दिखाने में आ जाऊँ तो आपको समझ आएगा कि ये इसका कोई भी इफेक्ट नहीं रहा था साउथ ऑस्ट्रेलिया के परफॉर्मेंस में। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पेरिस, जिन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी, स्पेशली डेथ ओवर में उन्होंने बहुत ही इफेक्टिवनेस भी दिखाया हुआ था। और बेरेंडॉर्फ परफॉर्मेंस आपको दिख जाएगा। बेरेंडॉर्फ 2 ही मैच खेले थे, लास्ट के 2 मैचेस सेमीफाइनल और फाइनल, मेरे ख्याल से काफ़ी इफेक्टिवनेस वहाँ पर भी उन्होंने दिखाया था, बैटिंग से भी कुछ कंट्रीब्यूशन उन्होंने करके रखे थे। रिसेंट कुछ मैचेस की बात करें और देखते हैं कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं 2017 से। ध्यान से मैचेस को देखना, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा आपको मिलेगा ना वो काफ़ी हद तक रेलिवेंट होता है। ये आपको ओवर द टूर्नामेंट पता चल भी जाएगा। हो सकता है इस मैच पे नहीं हो, अगले मैच पे नहीं हो, लेकिन ओवर द टूर्नामेंट आपको दिखेगा कि ये चीज़ें काफ़ी हद तक काम पे आ जाती हैं, ठीक है। सिडनी में मैच हुआ, साउथ ऑस्ट्रेलिया ने बनाया 330, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया चेस कर लिया। देखिए बैटिंग अच्छा रहा, जो नाम मैंने आपको ऊपर ही बताए थे पहले, उनमें से देखिए फर्ग्यूसन, कूपर, लेमन करंट शॉट में अवेलेबल है। झाई एंडरसन यहाँ पर 3 विकेट निकाल रहे हैं, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की टीम के पार्ट हुआ करते थे, लेकिन अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा केली आपको दिख जाएगा जो करंट शॉट में अवेलेबल है, जिन्होंने 2 विकेट निकाला था। तो यहाँ से लेमन और यहाँ से केली, साउथ ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग अच्छा करा था, लेकिन बॉलिंग खराब रहा उनका। मिच मार्श ने शतक लगाया, इसके अलावा बाकी कोई भी बॉलर यहाँ से अवेलेबल नहीं है। अगला मैच होबार्ट में हुआ, अभी भी हमें एडिलेड में कोई मैच नहीं दिख रहा है। साउथ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग इतनी अच्छी नहीं हुई जो उनकी स्ट्रेंथ होती है। अच्छा, ये मैच हालांकि साउथ ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल करा था, बॉलिंग खराब हुआ था, उसके बावजूद भी काफ़ी बड़ा स्कोर था तो वो चेज़ नहीं हो पाया था। अच्छा, होबार्ट में मैच हो रहा है, इस बार बैटिंग अच्छा नहीं हुआ साउथ ऑस्ट्रेलिया का, और बैटिंग अगर उनका अच्छा नहीं हो तब तो कोई चांस ही नहीं बनता है कि आप उनसे उस जीत की कोई उम्मीद रख सकें। फर्ग्यूसन यहाँ पर थे, इसके अलावा कूपर यहाँ पर भी थे, लेकिन बाकी कोई अवेलेबल नहीं है। और हेड के कुछ परफॉर्मेंसेस थे। बॉलरों में से आपको झाई रिचर्डसन, इनसील मतलब नेथन कोल्टर-नाइन दिख जाएंगे, लेकिन करंट स्क्वाड मेंबर्स में से ये हैं एंड्रू टाई, डार्सी शॉट और जेसन बेरेंडॉर्फ। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही इजीली चेस कर लिया, सिर्फ 43 ओवर्स में 4 विकेट खोकर उन्हें चेस कर लिया। फिर से मिचेल मार्श आपको दिख रहे हैं, शॉन मार्श की कुछ परफॉर्मेंसेस हैं, और बैंक्रॉफ्ट, साथ में टर्नर जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है लेकिन खेल पाना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। बॉलरों में से आपको केन रिचर्डसन दिख जाएंगे, 2 रिचर्डसन 2 अलग टीम में खेलते हैं। झाई खेलते थे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के होकर, अवेलेबल नहीं है। केन रिचर्डसन साउथ ऑस्ट्रेलिया का खेलते हैं और अवेलेबल भी हैं, और वोरल आपको दिख जाएंगे, लेकिन ऑफ कोर्स इनकी बॉलिंग किसी भी काम पे आने वाली थी नहीं। लगातार दूसरे मैच पर आप देख सकते हैं कि साउथ ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग खराब रही है। जीते हैं एक मैच अपनी बैटिंग की वजह से, बैटिंग अच्छा हुआ वो जीते हैं, बैटिंग खराब हुआ हारे हैं, सिंपल सी बात है, बॉलिंग का कोई रोल ही नहीं है। अच्छा, अगला मैच पर्थ में मैच हुआ है, अभी भी एडिलेड में मैच नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना कम मैच होता है एडिलेड में, लेकिन पर्थ में मैच आ गया। पर्थ में जैसे ही मैच आ गया, साउथ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग फिर से यहाँ पर खराब रही, ठीक है। केरी आपको दिखते हैं, और बॉलरों में से एंड्रू टाई, ऊपर भी आपको इनका नाम दिखा था, यहाँ पर भी हैं, साथ में झाई और डार्सी शॉट यहाँ पर रहे हैं, और
ग्रीन जिन्होंने यहाँ पर विकेट निकाला था, कैमरन ग्रीन जो है इन्होंने यहाँ पर विकेट निकाला था। फिर से देखिए सिर्फ 5 विकेट खोकर 45वें ओवर में रन चेज हो गया। टॉप ऑर्डर में से इंग्लिश थे, टर्नर यहाँ पर भी रहे हैं, कार्टराइट, के रिचर्डसन के हालांकि 2 विकेट रहे हैं, बाकी कोई भी बॉलर अवेलेबल नहीं है। 2019 का मैच और ये लौता मैच जो आखिरी 5 में से आप ढूंढ पाएंगे एडिलेड के किसी ग्राउंड पर, और पर्टिकुलरली लकीली इसी ग्राउंड का ये मैच है। तो क्या हुआ था, इस बार वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग उतनी अच्छी हुई नहीं थी वैसे, ठीक है। ग्रीन ने कुछ कंट्रीब्यूट करा था। ग्रीन के बारे में मुझे कुछ चीज़ें बतानी है, मैं आगे आपको बताऊंगा। हालांकि अभी मुझे पता नहीं है उनका रोल कैसा होगा, उनका फॉर्म कैसा है, लेकिन पिछले सीजन में स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे थे, ब्रेकआउट परफॉर्मर रहे थे, आप कुछ भी कह सकते हैं, जिसके बदौलत उनको ऑस्ट्रेलियन नेशनल टीम में मौका भी मिला था। लेकिन अभी किस तरह के फॉर्म पर होंगे उनके बारे में हमें ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो जो भी हो, वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग यहाँ पर उतनी अच्छी हुई नहीं थी। यहाँ पर लीड करा था वेस्ट अगर ने, केन रिचर्डसन तो है ही, लगातार तीसरे मैच में कंसिस्टेंटली विकेट निकाल रहे हैं ये, साथ में जाम्पा जो अभी इस टीम के होकर नहीं खेलते हैं। वेस्ट अगर ने यहाँ पर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस निकाला था, ठीक है। लेकिन इस बार साउथ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ने उनका साथ नहीं दिया, जिनके ऊपर वो डिपेंड करते हैं, ठीक है। फर्ग्यूसन ने 100 मारा था, उसके बावजूद वो जीत नहीं पाए। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको कोई नहीं दिख जाएंगे, सिर्फ डार्सी शॉट कंसिस्टेंटली यहाँ पर विकेट निकाले जा रहे हैं, 1-2 करके, तो फिर से यहाँ पर उनका विकेट रहा है। बैटिंग से हालांकि कुछ कंट्रीब्यूशन तो उन्होंने नहीं करा है, लेकिन बॉलिंग से उन्होंने यहाँ पर हमेशा ही विकेट निकाल के रखा हुआ है। और पिछले सीजन का जो मैच हुआ बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। फिर से यहाँ पे साउथ ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग है वो कुटी गई, 369 रन उन्होंने बनाए। एक ही मैच रहा आखिरी 5 में से जहाँ पे साउथ ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अच्छी रही है, आप कह सकते हैं। हालांकि वो मैच वो हारी है, लेकिन अच्छी रही है। बाकी जो मैचेस रहे हैं ना, 5 से ज़्यादा तो विकेट गिरे ही नहीं हैं। अगर हम 5 या 6 शायद गिरा था पहले मैच पर जो हमने देखा, हाँ जी हाँ, यहाँ पर 6 विकेट गिरा था जो वो जीत गए थे। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो देखिए 4 विकेट, मतलब एवरेज वहीं पे आ गया, 6 और 4 10, एवरेज 5। उसके बाद 5 विकेट। ये मैच अगर हम छोड़ दें तो आखिरी दिन 5 ही विकेट गिरे, ठीक है। रन बनाया किसने, वाइटमैन, शॉन मार्श और क्रिस या कैमरन ग्रीन शायद नाम है इनका, इन्होंने बहुत बड़ा शतक लगाया था, जहाँ पर वोडाल के विकेट से बाकी कोई भी बॉलर उस तरह से इफेक्टिव नहीं हो पाए थे। साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हैरी नियल्सन ने शतक लगाया था, ट्रेविस हेड ने शतक लगाया था, और लगभग एक टाइम पर लग रहा था कि ये मैच जीत भी जाएगी साउथ ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वो जीत नहीं पाए ये कुछ बॉलर से जिन्होंने विकेट वगैरह निकाला था, ठीक है। तो आप कहानी समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया डोमिनेटिंग रही है। अगर किसी टीम की बॉलिंग कंसिस्टेंट रही है वो भी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने कुछ मैचों में बैटिंग से तो अच्छा करा है, लेकिन कंसिस्टेंसी वहाँ पे नहीं लाई है। 2 मैचों में उन्होंने बैटिंग अच्छा करा था, पहले मैच पर और आखिरी मैच पर। पहला मैच वो जीते थे जहाँ पर 330 उन्होंने बनाया था। लीड करा था किसने, अगर आपने नोटिस करा होगा तो फर्ग्यूसन थे, और बाकी लेमन का कुछ कंट्रीब्यूशन था। और लास्ट मैच जहाँ पर उन्होंने बड़ा स्कोर खड़ा किया था वहाँ पर कंट्रीब्यूटर्स थे हेड और नियल्सन। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हमेशा ही डोमिनेटिंग रही है, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। एक ही मैच में उनका बैटिंग थोड़ा खराब रहा जो इस ग्राउंड पे लास्ट मैच हुआ था, ठीक है। एडिलेड के ग्राउंड पे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर ज़्यादा मैचेस होते तो शायद साउथ ऑस्ट्रेलिया का जो होता है हर सीजन में उतना बुरा रिजल्ट नहीं रहता, लेकिन होता नहीं है। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ वो मैं आगे समझाऊंगा। तो वही एक मैच था जहाँ पर जो इस ग्राउंड पे लास्ट मैच हुआ था, वही एक मैच था जहाँ पे आप कह सकते हैं उतना अच्छा बैटिंग कर नहीं पाई थी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वहाँ पर उनकी बॉलिंग अच्छी रह गई और उन्होंने वापस से मैच जीत लिया। कुछ परफॉर्मर्स आपने देखे होंगे, अगर हम समराइजेशन पे आ जाए तो ये कुछ नाम आपको दिख जाएंगे जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल हैं। इनमें से आपको एलेक्स केरी दिख जाएंगे, उतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं है, लेकिन लास्ट मैच में वो रन आउट हो गए थे 0 रन पर। उसके पहले तक उनका 33 का औसत चल रहा था, ठीक है, जो कि बहुत बुरा नहीं है। बाकी कीपिंग के पॉइंट से वो देंगे, अगर वो समझिए 33 रन बनाते हैं या 30 रन भी बनाते हैं तो 40-45 के आसपास पॉइंट, बाकी कीपिंग के पॉइंट 60 के आसपास पॉइंट्स दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑफकोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ट्रेविस हेड लेकिन कुछ अलग लेवल पे यहाँ पर चल रहे हैं। 3 में से 200 उनका है और एक में कुछ 26-27 रन का कुछ इनिंग्स उन्होंने खेला हुआ था शायद, और एक दोहरा शतक भी उनके खाते में है, ठीक है। तो कुछ अलग लेवल पे हैं। हालांकि ये बहुत पुराना मैच है, आखिरी 5 में वो ऑफकोर्स नहीं आता है, अगर होता तो आप देख लेते, लेकिन औसत इनका बहुत ही अच्छा है। इवन लास्ट मैच में भी उन्होंने 100 मार के रखा हुआ था। ज़्यादा मैचेस वो खेले नहीं हैं, लेकिन जब भी खेला है उन्होंने काफ़ी इफेक्ट डाला हुआ है। बीच में मेरे ख्याल से यहाँ पे एक मैच में 34 रन का भी उन्होंने इनिंग्स खेल के रखा हुआ था, और यही एक इनिंग्स था जहाँ पर वो 50 या 100 नहीं मार पाए थे, लेकिन रन यहाँ पर भी उन्होंने बना के रखा हुआ था।
वेस्ट इंडीज की तरफ से बैनक्रॉफ्ट अवेलेबल नहीं है। शॉन मार्श डिसेंट है, बहुत अच्छा नहीं, इससे बेहतर परफॉर्मेंस आपको इनका दिख जाएगा जब हम पूरा टूर्नामेंट कवर करेंगे। मिचेल मार्श लेकिन बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, 3 में से 2 बार 50+ का स्कोर है और ज़्यादा मैचेस वो भी नहीं खेले हैं, लेकिन पहले के मैचेस जो थे आपने नोटिस करा होगा, ये जो दूसरा मैच था 80 उन्होंने बनाया था और पहले मैच पर उन्होंने शतक लगाया था, हालांकि टीम जीत नहीं पाई थी। उसके बाद वो ज़्यादा मैचेस खेले नहीं हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मर्स हैं जिनके ऊपर आप कंसंट्रेशन दे सकते हैं। बॉलरों में से केन रिचर्डसन एकमात्र नाम आपने देखा है कंसिस्टेंटली। वेस एगर ने भी आखिरी 1-2 मैच में विकेट निकाला हुआ है और इंक्लूडिंग एक फाइफर जो है उन्होंने निकाला था। वेस्ट इंडीज की तरफ से जो सबसे बड़ा नाम आपको दिख जाएगा वो है एंड्रयू टाई का, और ये एक ऐसे बॉलर हैं जिनको पिछले सीजन में बहुत ज़्यादा मिस किया था, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सारे ऐसे फिक्चर्स आपको दिख जाएंगे जहाँ पर एंड्रयू टाई डोमिनेट करते हुए आपको दिखेंगे, और यहाँ पर भी इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। आप बहुत ज़्यादा उम्मीद रख भी नहीं सकते हैं क्योंकि सभी यहाँ पर अच्छे बॉलर्स हैं। उनमें से भी अगर आपको नाम ढूंढना है तो आप एंड्रयू टाई का नाम देख सकते हैं। कुल्टर नाइल बेटर थे इनसे, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, तो 2 तरह से 2 बॉलर और बैट्समैनों में से कम 4 नाम तो हमें मिल चुके हैं, तो 6 प्लेयर्स हमने यहाँ से ढूंढ लिए हैं। आगे हम कुछ और बातें करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी मुझे लगता है मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं और जो चीज़ें अभी मैचेस के थ्रू हमने देखा है, उससे एक तो आइडिया आपको लग गया होगा कि दोनों टीमों से आप क्या क्या उम्मीद रख सकते हैं, ठीक है। इस आइडिया को बना के रखना है आगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम इस मैच में लैक करने वाले हैं, तो इसको हमें काम पे लगाना है। चलो अभी हम ग्राउंड के बारे में बात करेंगे। अभी जैसे मैंने बताया कि इस ग्राउंड पे इस एडिलेड में ही ओवरऑल ज़्यादा मैचेस हुए नहीं हैं, बहुत ही कम मैचेस आपको गिने चुने कुछ मैचेस ही देखने को मिलेंगे। तो उसमें से ही जो हमें मिल रहा है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। पिछले सीजन में एडिलेड ओवल में, ना कि इस ग्राउंड पे, एडिलेड ओवल में एक मैच हुआ था, उसके बारे में थोड़ा मैं बात करूँगा, लेकिन मैं दिखाऊँगा आपको इस ग्राउंड के जो 3 मैचेस हैं 2019-20 सीजन का वो वाले, ठीक है। तो देखो हेड टू हेड में आपने देखा था क्या हुआ था कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को 250 के आसपास रोक दिया था, लेकिन साउथ ऑस्ट्रेलिया भी 250 के नीचे रुक गई थी उनकी गाड़ी और वो चेज नहीं कर पाते। याद रखना, आगे भी हम रिपीट करेंगे। अच्छा देखो, साउथ ऑस्ट्रेलिया और तास्मानिया का मैच हुआ था, ठीक है। साउथ ऑस्ट्रेलिया बनाया 228 पेसर्स यहाँ से और हेड ने यहाँ पर विकेट निकाला था। नोटिस करिए तास्मानिया बहुत बड़ी बैटिंग टीम नहीं है, ठीक है, ओवर द सीजन आपको पता चल जाएगा। उन्होंने भी यहाँ पर इजीली चेज कर लिया। रन बनाया था किसने, रॉस ने और लेमन ने, जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल हैं। उसके बाद तास्मानिया के साथ ही दूसरा मैच था, इस बार तास्मानिया ने बना 255, और यहाँ से आप उम्मीद मतलब आइडिया लगा सकते हैं कि जैसा मैं पहले आपको बताया कि बहुत अच्छी बैटिंग टीम नहीं है तास्मानिया, तो 255 केन रिचर्डसन आपको दिख जाते हैं बॉलिंग फर्स्ट में। ऊपर भी आपने ऐसे परफॉर्मेंस उनके देखे थे हेड टू हेड में। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने इस बार चेस कर लिया, लीड करा किसने, ट्रेविस हेड ने, केरी ने और विदरॉल्ड। विदरॉल्ड एक ऐसे प्लेयर हैं, आप जनरली एडिलेड के ग्राउंड पे इनको अंडर एस्टिमेट कभी भी नहीं करना चाहिए। विदरॉल्ड और एलिस केरी, ये 2 ऐसे प्लेयर्स हैं, आप इनको कभी भी अंडर एस्टिमेट करना नहीं चाहेंगे। हालांकि विदरॉल्ड पिछले सीजन में उतने अच्छे फॉर्म पर नहीं थे, एक ही कुछ 50+ उन्होंने बनाया था, सिविल सील में भी उतना अच्छा नहीं कर पाए थे। अभी देखना पड़ेगा कि इस सीजन में किस तरह के फॉर्म से वो आते हैं। और लास्ट जो हेड टू हेड मैच हमने देखा था वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ सीन हमें देखने को मिला था। बैटिंग फर्स्ट में अभी भी हमें ज़्यादा रन नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। बाकी आपकी बॉलिंग कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप रनों को चेस कर पाएंगे या डिफेंड कर पाएंगे, मतलब चेस होगा सामने वाली टीम से या फिर डिफेंड कर पाएंगे, इसके ऊपर, ठीक है। जिसकी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग यहाँ पर अच्छी थी तो उन्होंने डिफेंड कर लिया, बाकी टीमों ने का अच्छा बॉलिंग नहीं था। हालांकि तास्मानिया की बॉलिंग अच्छी रहती है, हालांकि यहाँ पर अच्छा बैटिंग करा था हेड और केडी ने। मतलब 2-3 बैट्समैन होते हैं ना साउथ ऑस्ट्रेलिया की टीम में, जिनमें से हेड हैं, केडी हैं, पिछले सीजन में कुछ हद तक नियल्सन ने भी रोल निभाया था। तो वो कुछ ऐसे बैट्समैन होते हैं जिनके ऊपर साउथ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग कोर जो है वो डिपेंड करता है। अगर वो वहाँ से सस्ते में निपट जाते हैं तो साउथ ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग भी जो है ना वो भी उतना अच्छा आपको दिखता नहीं है। लेकिन लकीली इन दोनों ने ही यहाँ पर झंडा गाड़ दिया था और जो काम करना था वो हो गया, और यहाँ पर बॉलिंग अच्छा नहीं था तो वापस से चेज हो गया, ठीक है। तो यही है जो हम देख पा रहे हैं कि रन यहाँ पे ज़्यादा नहीं बन रहे, और सेम चीज़ एडिलेड ओवल में भी हुआ था। पिछले सीजन में जो एक मैच हुआ है, ओवरऑल भी अगर आप एडिलेड में देखेंगे तो आपको जनरली बहुत ज़्यादा रन बनता हुआ नहीं दिखेगा। 250, 260, 70 अगर कहीं से बन जाए ना तो वो यहाँ पे विनेबल टोटल है। अभी अगर आपकी बॉलिंग निहायत ही बहुत ख़राब हो तब अलग बात है, नहीं तो यहाँ पे 260, 270 भी अगर बन जाए कहीं से मुश्किल से ही बनता है, और अगर वो बन जाता है तो विनेबल टोटल होता है। पेसर्स का अपर हैंड है, स्पिनर्स दूर दूर तक आपको नहीं देखने को मिलते हैं, बीच बीच में एक आध गलत शॉट सिलेक्शन से विकेट मिल जाए अलग बात है, नहीं तो स्पिनर्स आपको दूर दूर तक यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। चेजिंग यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉलिंग कैसी होती है। अगर आप अच्छा बॉलिंग अटैक लाते हैं तो यहाँ पर आप लो स्कोर को भी डिफेंड कर सकते हैं, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी बार खेल के करके दिखाया हुआ है, ठीक है।
तो ये है कंप्लीट आइडिया जो हमें चाहिए होता है हेड टू हेड से, ग्राउंड से, दोनों टीम्स के बारे में भी मैंने थोड़ी बहुत बातें आपको कर दी। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जगह पे हम आएंगे और वो है इंडिविजुअल्स, मतलब प्लेयर्स के बारे में। ठीक है, प्लेइंग यूनिट की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपको कुछ ऐसा प्लेइंग यूनिट देखने को मिल सकता है जहां पर सैम वाइटमन डार्सी शॉट ओपनिंग कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि शॉन मार्स या जॉस फिलिपी में से कोई एक ओपनिंग करें और सैम वाइटमन को बाहर करके टीम एस्टन टर्नर जो बेंच में रह सकते हैं इनको खिला ले। हालांकि पर्सनली मैं तो नहीं चाहूँगा, क्योंकि सैम वाइटमन को मैं कुछ चीज़ें बताना था जो मैंने आपको पहले ही बताया। पिछले सीजन में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करा, जब बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे इन्होंने कैप्टनसी भी करी थी और वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्मेंस करा था। अच्छा, आपको याद होगा कि कोविड के चलते पिछले सीजन में जो सिफिल्ड शील्ड का मैच हुआ था, जो सिफिल्ड शील्ड टूर्नामेंट अरेंज करा था क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने, फर्स्ट हाफ ऑफ द टूर्नामेंट जो था वो हुआ था एडिलेड में। ठीक है, और एडिलेड में जो टूर्नामेंट पूरा जो खेला था, हाफ या जितने भी मैचेस खेले थे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने, वहाँ पे ओवरऑल सैम वाइटमन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा था। ना सिर्फ सैम वाइटमन ने, कैमरन ग्रीन ने भी वहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके रखा हुआ था। ऐसा नहीं है कि बाकी प्लेयर्स ने अच्छा नहीं करा था, लेकिन ये दोनों जो थे ना स्टैंड आउट परफॉर्मेंस थे और वहाँ से हमें थोड़ा बहुत आइडिया भी लग चुका था कि ये काफ़ी अच्छे फॉर्म पर है, उसको कैरी आउट भी कर रहा था उन्होंने ओवर द सीजन, वो अलग बात है। लेकिन एडिलेड का जो फेज़ था शेफील्ड शील्ड का, वहाँ पर इन दोनों ने अच्छा करा था और आज का मतलब कल का मैच भी एडिलेड में ही होने वाला है। ठीक है, और इसीलिए मुझे लगता है कि सैम वाइटमन स्पेशली मुझे लगता है कि आपकी टीम में ज़रूर से होने चाहिए। कैमरन ग्रीन मैं क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कैमरन ग्रीन का रोल बदल सकता है। पिछले एडिशन में उनको नंबर 4-5 तक बैटिंग मिल जाती थी, पूरा ओवर का बॉलिंग मिलता था, लेकिन अभी क्योंकि बहुत सारे बड़े प्लेयर्स आ चुके हैं तो इनका रोल बदल सकता है। जैसे डार्सी शॉट, ठीक है, जैसे कि मिशेल मार्श आ गए हैं, एस्टन अगर आ गए हैं, तो अभी इनका रोल कैसा होगा ये मुझे थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो इसीलिए मैं कैमरन ग्रीन के ऊपर उतना भरोसा नहीं दिखा पा रहा हूँ। इनके क्वालिटी को लेकर मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर इनको सही से इस्तेमाल ही नहीं किया जाए तो हम क्या ही कर सकते हैं। अभी करा जाएगा या नहीं ये तो हमें मैच देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए मुझे लग रहा है कि शायद इनको सही से इस्तेमाल नहीं करा जाएगा। ठीक है, बाकी डार्सी शॉट आपने देखा है बैटिंग से अच्छा रिकॉर्ड तो नहीं है इनका, लेकिन बॉलिंग काम पे आ रहा है और काफ़ी लोग कैप्टन भी बना सकते हैं तो आप टीम में रख सकते हैं। शॉन मार्स ठीक ठाक है, बहुत खास कुछ नहीं। और एक चीज़ आपको ओवर द सीजन देखने को मिल जाएगा कि शॉन मार्स का बेस्ट परफॉर्मेंस आता है पर्थ के ग्राउंड पे। पर्थ मतलब जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का घर होता है वहाँ पे। हालांकि अभी भी ड्रॉपेबल ऑप्शन तो नहीं है, ना सिर्फ शॉन मार्स, जॉस इंग्लिश भी उसी सूची में आते हैं जो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस पर्थ के ग्राउंड पे ही देते हैं। इसके अलावा नीचे आएंगे तो फिलिपी का ऑप्शन है। मुझे कुछ खास तो अभी तक उनसे देखने को नहीं मिला है। 1-1.5 साल पहले तो जो फिलिपी थे, अभी उतना कुछ तो खास उन्होंने करा नहीं था लास्ट सीजन में। अभी देखना पड़ेगा कि किस तरह के फॉर्म पर हैं, क्योंकि कोई कम्पिटिटिव मैच नहीं खेला है, ना ही कोई प्रैक्टिस मैच का डेटा है जहाँ से हम कुछ आइडिया लगा सकें, तो इसीलिए कुछ बता नहीं सकते किस तरह के फॉर्म पर कोई भी प्लेयर है। नीचे आएंगे तो एस्टन अगर होंगे, हमेशा ही हैंडी प्लेयर होते हैं, चाहे पिच कोई सपोर्ट करे नहीं करे, ये कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ काम आपको ज़रूर करके देते हैं। और उसके बाद जेसन बेरेंडॉर्फ, एंड्रू टाई, मार्टिन केली, इनमें से जो प्लेयर्स हमारे टीम में जरूर से होंगे। सैम वाइटमैन होंगे। डार्सी शॉट को हम रखेंगे क्योंकि काफ़ी लोग कैप्टन मैच हम बना सकते हैं और वैसे भी साउथ ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को लेकर हम ज़्यादा होपफुल हो नहीं सकते, तो क्यों ही छोड़ें। और काफ़ी अभी एक्सपीरियंस भी हो चुका है उनका, बॉलिंग से भी अच्छे रिकॉर्ड्स होल्ड कर रहे हैं, तो रख लेंगे टीम में। कैप्टन हसन भले ही बनाए या नहीं बनाए। उसके बाद मिशेल मार्श, एस्टन अगर बहुत अगर दिक्कत नहीं हो तो रख ही लेना, रखने में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मुझे इनकी बॉलिंग से तो बहुत उम्मीद नहीं है, बाकी बैटिंग से अगर कुछ कर दें तो कर सकते हैं। पिछले एडिशन में उतना अच्छा वो इफेक्टिव हो नहीं पाया, तो ये शेफील्ड शील्ड का सीजन था, तो देखना पड़ेगा कि कितना हम मैनेज कर पाते हैं। इनको ऑप्शनल है, ठीक है, एस्टन अगर और ग्रीन में से आप किसी एक को ही लेंगे। उसके बाद एंड्रू टाई, तो यहाँ से हमारे लिए 5 प्लेयर्स हो गए। एक्स्ट्रा बॉलर लेना है तो आप बेरेंडॉर्फ के साथ जा सकते हो। बेरेंडॉर्फ एक यूनिक एंगल प्रोवाइड करते हैं लेफ्ट आर्म मीडियम पेस का, और ये बैटिंग भी कर सकते हैं। तो 6 प्लेयर्स यहाँ से हो गए। उसके बाद शॉन मार्श एक ऐसे प्लेयर है कि डोमेस्टिक सर्किट में आप इनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, ठीक है। ऑफ कोर्स इनके रिकॉर्ड्स आउटसाइड ऑफ द पर्थ उतने अच्छे नहीं है। अगर पर्थ में होता तो मैं शायद उनको कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन में डाल देता इनको, लेकिन इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड्स बहुत बुरे नहीं हैं, तो इसीलिए टीम में आप रख सकते हैं। टीम में रखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो 7वां प्लेयर मैं शॉन मार्श के साथ जा सकता हूँ। अभी अगर मैं किसी एक बॉलर को कम करता हूँ या फिर अगर मैं ग्रीन अगर दोनों को छोड़ देता हूँ तो शायद मैं इंग्लिश के साथ भी जा सकता हूँ, क्योंकि इंग्लिश मोस्ट प्रोबेबली कीपिंग करेंगे, ठीक है, और बेटर करके आए हैं। बाकी जो कीपर्स होंगे आपके यहाँ से फिलिपी हैं, वाइटमैन तो है ही हमारे टीम, फिलिपी से यहाँ पर बेटर करके आए हैं, तो इंग्लिश को हम रख सकते हैं अगर हम ग्रीन और अगर दोनों को छोड़ दें। तो क्या मैंने आपको फाइनल बताया, 1 2 3 4 और यहाँ से 5 6, इन दोनों में से कोई एक 7, और अगर हम इन दोनों को नहीं ले रहे हैं तो इंग्लिश,
ठीक है। बेंच पे एस्टन टर्नर है, मैंने आपको बता दिया कि किस कंडीशन में उनको खिलाया जा सकता है, खास कुछ नहीं है बताने लगा इनके बारे में। साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बात करें तो विदरॉल्ड और नियल्सन ओपनिंग कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि केरी से भी ओपनिंग कराया जाए, ठीक है, केरी पहले ओपनिंग कर चुके हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा ट्रेविस हेड हैं, लेमन, रायन गिब्सन जो पहले न्यू साउथ वेल्स के होकर खेल चुके हैं, नैथन मैकेंड्रू भी न्यू साउथ वेल्स के होकर खेल चुके हैं, नैथन मैक्सवीनी क्वींसलैंड के होकर खेलते थे, इस सीजन में इनको साइन कराया है। साउथ ऑस्ट्रेलिया में बातें करते हैं इनके बारे में। सैम कर्बर, केन रिचर्डसन, वेस एगार और डैन वोराल। बेंच पे आपको निक विंटर दिख जाएंगे। इनमें से जो 3 नए नाम हैं, बाकी इवन 4 मैं कहूँगा, रायन गिब्सन, मैकेंड्रू, मैक्सवीनी और सैम कर्बर, बाकी प्लेयर्स के नाम तो आपने सुने ही होंगे। नियल्सन का मैंने आपको बता ही दिया कि पिछले सीजन में उन्होंने कुछ मैचों में अच्छा करके रखा हुआ था, इंक्लूडिंग लास्ट हेड टू हेड था वहाँ पे। नैथन मैकेंड्रू न्यू साउथ वेल्स की होकर कंसिस्टेंट को मौका नहीं मिला था, लेकिन बीबीएल में भी उन्होंने पिछले एडिशन में काफ़ी अच्छा काम करके रखा हुआ था। बॉलिंग तो करते ही हैं, पूरा अपना जो स्पेल होगा उनका, और बैटिंग है उनका काफ़ी अच्छा है। एक ट्रायबल ऑप्शन है, मैं आपको इतना कह सकता हूँ। उसके बाद आते हैं मैक्सवीनी और सैम कर्बर। सैम कर्बर मुझे लगता है अपर हैंड रखेंगे क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स होंगे, जो एक यूनिक एंगल हो सकता है। ट्रेविस हेड राइट आर्म ऑफ स्पिन का जो है ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे, तो हो सकता है कि सैम कर्बर को मौका मिले। सैम कर्बर डोमेस्टिक सर्किट में, मतलब साउथ ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक सर्किट में कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं विद द बैट एंड विद द बॉल। बहुत ही इफेक्टिव प्लेयर हैं। टीम किस तरह से यूज़ करेगी मुझे नहीं पता है, लेकिन इनका पोटेंशियल बहुत अच्छा है। और पिछले एडिशन में जो यंग तो नहीं है, ये काफ़ी उम्र हो चुकी है, लेकिन जो टैलेंटेड प्लेयर्स में से मौका मिला था उनमें से ये एक प्लेयर है जिनको रिटेन करा है टीम ने, तो पॉसिबिलिटी है कि यही खेलेंगे। मैक्सवीनी का भी वही हाल है, ये क्वींसलैंड के डोमेस्टिक सर्किट में काफ़ी कंसिस्टेंट विकेट टेकर भी रहे हैं और काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं, बड़े इनिंग्स भी इन्होंने खेल के रखा हुआ है। इन दोनों में से आप किसी को ट्राई अगर करना चाहें बड़ी लीग के लिए करना, क्योंकि छोटी लीग में इनसे बेटर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा, और वैसे भी साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गिन चुन के ही आपको प्लेयर लेने हैं, ठीक है। केन रिचर्डसन तो आपकी टीम में है ही, तो यहाँ से जो प्लेयर्स को हम रखने की पूरी कोशिश करेंगे, ट्रेविस हेड, एलेक्स केरी, केन रिचर्डसन, वेस एगार आप रख सकते हैं। वेस एगार को फॉर्म को लेकर हमें कोई भी आइडिया नहीं है, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में तो हम रख ही सकते हैं, बॉलिंग सेकंड में आप सोच सकते हो। वेस एगार अगर आप नहीं रख रहे हो तो यहाँ पे नैथन मैकेंड्रू का ऑप्शन बनता है, अगर आप देखना चाहते हो तो। ये बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर विदरॉल्ड है, नियल्सन है, लेमन है। अभी अगर कोई भी पिछले सीजन का स्टेटिस्टिक्स देखेगा वो नियल्सन को ले सकता है, ठीक है। विदरॉल्ड बड़े प्लेयर हैं और जनरली इस ग्राउंड पे आप उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहेंगे। हालांकि इस पूरे फिक्सचर में इनका कहीं पे कोई नाम नहीं आया है, और अभी क्योंकि जो बॉलिंग है काफ़ी इम्प्रूव्ड हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का कोई वीकनेस मुझे दिख रहा है ना, तो वो उनकी बॉलिंग पे ही है, ये मुझे मानना पड़ेगा, ठीक है। जेसन बेरेनडॉर्फ को छोड़ के बाकी ऐसा कोई पेसर मुझे नहीं दिख रहा है जिनसे आप कुछ फायर की उम्मीद रख सकते हैं। एंड्रू टाई काफ़ी उम्र हो चुकी है, कंसिस्टेंटली विकेट जरूर निकाल के देंगे, रन रोकेंगे। जनरली उनका काम यही होता है कि वो रनों को रोकें और एक इकोनॉमिकल बॉलर के तौर पर रहते हैं। बाकी जो बॉलर्स हैं मार्टिन केली वगैरह, वो कोई भी उस तरह से इफेक्टिव नहीं हो पाए हैं। विकेट नहीं निकालेंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप प्रेशर बनाने की बात कर रहे हो, सही जगह पे सही टाइम पे विकेट निकालने की बात कर रहे हो, तो वो मुझे उतना अच्छा नहीं दिखा है। बैटिंग अनडाउटेडली बहुत अच्छा है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का, मुझे लग रहा है अगर वो बैटिंग फर्स्ट करते हैं, अगर पिच उतना ख़राब नहीं होता है बैटिंग के लिए, तो वो इजीली 300 के पार पहुंचा देंगे। लेकिन बॉलिंग को लेकर मुझे डाउट है, ठीक है। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जितने मैं प्लेयर्स लूँ, केन रिचर्डसन को छोड़ के जितने मैं प्लेयर्स लूँ वो बैट्समैनों में से ही लूँ। ट्रेविस हेड, एलेक्स केरी तो मैंने लिया ही है। विदरॉल भी मैं कोशिश करूँगा लेने का, अगर विदरॉल नहीं ले पा रहा हूँ तो सेकंड ऑप्शन मेरे पास नियल्सन का आता है, ठीक है। बस यही है, इसके ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते हैं स्मॉल लीग में। बड़ी लीग में लेमन का ऑप्शन होगा, इवन जो मैंने आपको ये जो स्लॉट बताया इनको आप ट्राई कर सकते हैं। छोटी लीग में ऑफकोर्स आपके पास स्पेस होगा नहीं। कैप्टन वाइस कैप्टन की ऑप्शन की बात करें तो सीफ में एलेक्स केरी और ट्रेविस हेड के साथ लोग जा सकते हैं। उसके बाद विदरॉल्ड और वेस एगार, जो नाम लोगों ने सुन के रखा है बीबीएल से भी और स्टैटिस्टिक्स देख के भी जिनका नाम दिखेगा। उसके बाद नियल्सन लास्ट हेड में अच्छा करा था इन्होंने, हालांकि काफ़ी सारे चेंजेस ऑफकोर्स हो चुके हैं। कर्बर, मैक्सवीनी और केन रिचर्डसन ऑफकोर्स आप देख सकते हैं। ऑफकोर्स कैप्टनसी आप नहीं देंगे उनको, टीम में रखने की बात हो रही है। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की तरह होकर शॉन मार्स और मिचेल मार्स कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन आ सकते हैं। इवन एस्टन अगर भी आ सकते हैं। कैमरन ग्रीन अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट
फायरिंग प्लेयर्स में से अभी हैं, लेकिन उनको अभी टीम किस तरह से यूज़ करेगी उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, तो वो हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद जॉश इंग्लिश और फिलिपी जैसे ऑप्शंस हैं जो नाम के बेसिस पे टीम में रह सकते हैं काफ़ी लोगों के, लेकिन थोड़ा अगर हम रिस्क लेना चाहें या कहीं पे चांस लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये एक चांस लेने वाले स्लॉट्स में आते हैं। एस्टन अगर उसके बाद और सैम वाइटमैन जो मैंने आपको बताया इनका क्या सीन है, और एंड्रू टाइस इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड्स बहुत ही अच्छे, कुछ ना कुछ पॉइंट्स आप इनसे हमेशा ही उम्मीद रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चांस लिया है। चांस कैसा लिया है कि यहाँ पर मेरे पास क्रेडिट नहीं था कि मैं केन रिचर्डसन को ले पाऊँ। मैं आपको समझा दूँ कि आप कहाँ पे क्या कर सकते हैं। देखिए एस्टन अगर 8.5 क्रेडिट में मिल गए हैं, दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। वीदरऑल्ड एक ऑप्शन है जिनके ऊपर आप चांस ले सकते हैं। अगर आप वीदरऑल्ड को ड्रॉप करना चाहते हैं तो विदरॉल्ड की जगह पर आपके पास लेमन का ऑप्शन है, काफ़ी डिसेंट ऑप्शन बन सकते हैं। 8.5 क्रेडिट में अगर 30 रन भी बना देते हैं ना तो भी आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव हो सकते हैं। हेड टू हेड में भी एक आध बार नाम आया है, ग्राउंड में भी बीच में नाम आया है, बैटिंग तो मिल ही जानी है, कोई दिक्कत वाली बात वहाँ पे नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है। जनरली डाइवर्स सिचुएशन में ये अच्छा भी करते हैं, तो ये एक ऑप्शन होंगे। अगर आप यहाँ से समझ लीजिए अगर आप एगर को नहीं लेना चाहते हैं, जो भी बहुत बुरा डिसीजन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर मैक्सवीनी कर्बर्ट जैसे ऑप्शंस होंगे जो भी खेलेंगे। कर्बर्ट भी 8.5 क्रेडिट में मिलेंगे, एगर भी 8.5 क्रेडिट में मिलेंगे, तो ऑफकोर्स आप एगर के साथ ही जाना चाहेंगे। क्रिस ग्रीन का यहाँ पर कैमरन ग्रीन जो भी हो नाम इनका ऑप्शन हमेशा ही बना रहता है, ठीक है। अगर आप इनको लेने जाते हैं तो 7वां प्लेयर यहाँ पर ही कंप्लीट हो गया आपका, और जो क्रेडिट आपके लिए बचेगा उस क्रेडिट से आप आराम से यहाँ पे केन रिचर्डसन को ले सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन भी बुरा नहीं लग रहा है। मैंने यहाँ पर ग्रीन को भी मैनेज कर लिया है, जो मेरे लिए बॉलिंग क्वेश्चन भी दे देंगे अगर मिलती है सही से बॉलिंग तो। उसके बाद मिशेल मार्श तो है ही, ट्रेविस हेड हैं, केरी हैं, वाइटमैन मैंने आपको बता दिया है क्या रीज़न है। सेफ रहने के लिए आप वाइटमैन की जगह पर भी एगर को ले सकते हो। उसके बाद मैकेंड्री को लिया है जो थोड़ी सी बैटिंग मेरे लिए कर देंगे, और केन रिचर्डसन को लिया है। अगर आप चाहते हो तो मैकेंड्री के जगह पर आप किसी एक एक्स्ट्रा बैट्समैन को ऐड कर सकते हो, जैसे कि लेमन ही मिलेंगे आपको 8.5 क्रेडिट में, और यहाँ पर सैम कर्बर मिल सकते हैं, या फिर यहाँ पर नियल्सन मिल सकते हैं। नियल्सन हालांकि अच्छे क्रेडिट से बन सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिन प्लेयर्स को मैंने रखा है ये कहीं ना कहीं से मुझे दोनों इनिंग से पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। ये खाली ये 2 कीपर छोड़कर वाइटमैन कीपिंग नहीं करेंगे, याद रखना, तो कीपिंग के पॉइंट्स आपको नहीं देंगे, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें इनकी सपोर्ट में आ रही हैं, तो इसीलिए मैंने इनको सिलेक्ट करा है। पिछले सीजन का परफॉर्मेंस, आखिरी हेड टू हेड, ओवरऑल डिपेंडेंसी इन्होंने काफ़ी अच्छा दिया था, और शेफील्ड शील्ड का जो एक एक्सपीरियंस है उस हिसाब से यहाँ पर वाइटमैन का काम बनना चाहिए, ठीक है। जनता क्या करेगी, जनता शायद वाइटमैन को नहीं लेगी, यहाँ पर मैकेंड्री को शायद नहीं लेंगे, और उसके जगह पर वो यहाँ पर एगर को ले सकते हैं, और यहाँ पे क्रेडिट बचा के कैसे भी करके लोग विदरॉल्ड को ले सकते हैं, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ देख सकते हो कि आप कैसे मैनेज करोगे। डार्सी शॉट भी एक ऑप्शन बनते हैं अगर आप चांस लेना चाहते हो, बैटिंग से अच्छा रिकॉर्ड नहीं होल्ड कर रहे हैं, बॉलिंग से ऑफकोर्स विकेट्स निकाल रहे हैं एक दो करके, तो वो एक आप देख सकते हो। हालांकि यहाँ पे स्पिनर्स का उतना हेल्प तो है नहीं, लेकिन क्योंकि सामने वाली टीम की बॉलिंग के ऊपर मुझे बहुत भरोसा नहीं है, तो इसलिए डार्सी शॉट का मैंने फालतू का रिस्क नहीं लिया है, ठीक है। डार्सी शॉट भी एक ड्रॉपेबल ऑप्शन है। कैप्टन मैथ्यू ऑप्शन की बात करें तो अनडाउटेडली ये 2 ऑलराउंडर सेफेस्ट पॉसिबल ऑप्शन हो जाते हैं। मिशेल मार्श हेड टू हेड में अच्छा रिकॉर्ड होल्ड कर रहे हैं, बॉलिंग काम पे आ जाएगी। ट्रेविस हेड का तो भी हेड टू हेड में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, और इस ग्राउंड पे भी जो एडिशन था शेफील्ड शील्ड का, वहाँ पे ट्रेविस हेड ने धागा खोल के रखा हुआ था, ठीक है। मतलब हाईएस्ट रन स्कोरर चल रहे थे अक्रॉस द टूर्नामेंट, और वही फॉर्म उन्होंने ब्रिंग करा था शुरुआती कुछ मैचेस में, तो इस ग्राउंड पे ऑफकोर्स एक इजी कैप्टन चॉइस बन जाते हैं ट्रेविस हेड। साथ में मिचेल मार्श भी हैं, तो इन दोनों को भी आप कैप्टन वाइस करना बना सकते हो, जो सेफ भी होंगे। इसके अलावा रिस्की में मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई डिसेंट ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है। एलेक्स के लिए कुछ हद तक ऑप्शन आएगा, रिस्की हो जाएगा, तो इसलिए इन दोनों के साथ ही जाओ, और स्मॉल लीग है तो फालतू का रिस्क क्यों ही लेना है, तो इन दोनों के साथ हम जा सकते हैं। ट्रेविस हेड कैप्टन कर सकते हो आप कुछ अलग करने के लिए, और मिचेल मार्श ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल का पहला मैच था तो इसीलिए काफ़ी डिटेल में समझाने की मैंने कोशिश करी है, और मैं जितने भी टीम्स के पहले मैचेस होंगे वहाँ पे थोड़ा टाइम देने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा अगर लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट चैनल पर सारी अपडेट्स वगैरह वही भी आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।